हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी ग्रामर व पूनम तिवारी चैनल में स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी की पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज आप सभी के डिमांड पर कि मैम उत्साह अट नहीं रही है, कविता लेकर आइए, इसकी व्याख्या लेकर आइए। तो मैं इस कविता की व्याख्या आप सभी के समक्ष आज लेकर आई हूँ। तो हम बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। उत्साह अट नहीं रही है कविता की व्याख्या, जिससे लिखने वाले होते हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और इन ये मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि ये छायावादी युग के कवियों में से एक कवि माने जाते हैं। इन्होंने विश्व के सूर्यकांत त्रिपाठी जी एक विश्वविख्यात कवि हैं। और ये कविताओं को लिखने के साथ साथ वह बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार थे। इनकी विधाओं में कथा लिखने के साथ साथ बहुत ही विख्यात रेखा चित्र भी थे। फिर इनका जन्म जो होता है वो 1896 ईस्वी में बंगाल राज्य के महिसादल रियासत जिला मोदिनीपुर में हुआ था। और सूर्यकांत त्रिपाठी जी के पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पिता महिसादल रियासत में सिपाही के तौर पर वहाँ नौकरी करते थे। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो हैं गीतिका, अनामिका, अनामिका आदित्य, कुकुरमुत्ता, परिमल, तुलसीदास, कुंज, अनिमा, नए पत्ते, आराधना। और इनकी कहानियों के संग्रह में से जो काफी विख्यात हुई वो है लिली, शुकुल की बीवी, देवी, चतुरी, चमार, सखी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास, प्रभावती, अक्षरा, अलका, चोटी की पकड़ और काले कारनामे। इनकी मृत्यु सूर्यकांत त्रिपाठी जी की मृत्यु प्रयागराज में दारागंज नामक मोहल्ले में एक छोटे से कमरे में वो व्यतीत करते थे जब उनका अंतिम समय चल रहा था। और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हो गई थी। तो हम लोग कविता का सार यहाँ पर शुरू करते हैं। कविता में पहला वाला जो पद है उसमें बोला गया है, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि बादल तुम खूब गरजो और गरज गरज के तुम बरसो, गगन को, आसमान को, आकाश को तुम अच्छे से पूरे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से ऐसे घेर लो हर तरह से, और धराधर तुम बरसो। ललित ललित काले घुंघराले, जैसे कि हम देखते हैं कि छोटे बच्चे के सिर पर कैसे बाल होते हैं, घुंघराले। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि बाल कल्पना से पाले, जैसे छोटे बच्चे के सिर पर बाल होते हैं घुंघराले घुंघराले से और बहुत ही सुंदर लगते हैं, वैसे ही तुम इस बादल में, तुम आकाश में छा जाओ, घुंघराले एकदम घने बादल तुम छा जाओ। और तुम्हारे अंदर जो विद्युत छवि छिपी हुई है उसको तुम बाहर आने दो। और ये वो कह रहे हैं, विद्युत मतलब बिजली की छवि, बिजली जो जिस तरह से जब बारिश आती है तो बिजली कड़कती है, वैसे आजकल के जो लेखक हैं, जो कवि आ रहे हैं, उनको उनकी तरफ इशारा करते हुए यहाँ पे निराला जी कहते हैं कि तुम एकदम से तुम ऐसी कविता लिखो कि जितने भी हमारे युवा वर्ग हैं उनके अंदर जो भी जितनी भी विद्युत छवि छिपी हुई है, जो एक क्रांति ला सकती है, उसको आप तुम नवीनता से भर दो। और उनके अंदर की जो क्वालिटी है, जो उनके अंदर एक गुण छिपा हुआ है इस समाज में परिवर्तन लाने का, उसको तुम बाहर लेकर आओ। तो ये वाली जो कविता की पंक्तियां थी, ये हमारे क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत से उत्साह से ली गई थी, जिसके रचयिता होते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और इन्होंने बादल के माध्यम से पीड़ित मानव में उत्साह भरने का कार्य किया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनते हैं, ठीक है, और उनकी गड़गड़ाहट से, उस स्वर से वो बहुत मोहित हो जाते हैं और कहते हैं बादल तुम खूब गरजो, गड़गड़ाओ, कड़को। और कवि का कहना है कि बादलों की जो रचना है वो क्या है, उसमें एक नवीनता होती है। जैसे बारिश
कब जब बारिश आती है उसके पहले कितनी तेज गर्मी पड़ रहती है, सारा संसार कैसा रहता है, एकदम से तकलीफ में रहता है। सभी चाहते हैं कि बारिश आ जाए, हर जगह पूरा धरती हो गया, पूरी धरती हो गई, पेड़ पौधे सब सूखे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि तुम जब बरसात आएगी तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, फिर से एक बार हरा भरा हो जाएगा। और कहते हैं कि इस तरीके से तुम सभी में नवीनता भर दो, प्रकृति में नवीनता भरो। तुम्हारे केश कितने सुंदर काले और घुंघराले हैं, मतलब जिस तरह से बच्चे के सिर पे काले काले बाल एकदम घुंघराले सुंदर लगते हैं, वैसे ही जब बादल तुम आकाश में जब छाओगे तब क्या होगा, पूरे बादल एकदम काले काले हो जाएंगे, बहुत सुंदर प्रतीत होगा। ये कल्पना के विस्तार के समान है। और कवि कहते हैं कि तुमने अपने हृदय में जो बिजली की चमक छुपाए रखी है, वह कवि को ही ऐसा कह रहे हैं कि तुम संसार को नया जीवन देने वाले हो। अपनी भावनाओं में वज्र छुपाकर समुचे विश्व में क्या भर दो, जोश भर दो। बादल, हे बादल, तुम गरजो और गड़गड़ाओ। ठीक है। तो फिर यहाँ से प्रश्न बनता है, कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहे हैं, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होता है, वह वातावरण में जोश, पौरुष, क्रांति, बादलों की गड़गड़ाहट उन्हें क्या है, बहुत प्रिय है। आपकी दृष्टि से बादल किसका प्रतीक हो सकता है, पौरुष का, क्रांति का, कोई नहीं, या उपर्युक्त दोनों। तो मेरे हिसाब से उपर्युक्त दोनों इसका उत्तर होगा। कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर है पूरा आकाश और धरती का संरक्षक बनने के लिए कह रहे हैं। कवि बादल को क्या घेरने के लिए क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ पर आपका उत्तर होता है, तपन, गर्मी, लू को हटाकर छाया और उसे वर्षा का जल प्रदान कर दो। ललित काले घुंघराले बालों की कल्पना किसके लिए की गई है, तो यहाँ पर उत्तर होता है आपका बच्चे के काले घुंघराले और सुंदर केश के से और रूप, रंग और फैलाव के कारण। तो यहाँ पर ए एंड बी दोनों होता है। वज्र छिपा का व्यंग्यार्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आंसर है आपका, बादलों के भीतर बिजली की कड़क छिपी हुई है और कवि के हृदय में उथल पुथल करने की जो क्रांतिकारी शक्ति है उसी को यहाँ पर कहा गया है। अब दूसरा पद में देखिए, फिर झर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाह के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो कवि यहाँ कहते हैं कि बादल तुम गरजो और पृथ्वी पर सभी मनुष्यों में, चाहे जीव जंतु हो, चाहे प्रकृति हो, ये सब क्या है, इनकी अभी परेशान हो चुके हैं तपती गर्मी से, ये सभी लोग परेशान हो गए हैं। और विश्व में संपूर्ण जितने भी लोग हैं, मनुष्य हो गए, चाहे जितने भी प्राणी हैं, आपके जानवर हो गए, प्रकृति हो गई, पेड़ पौधे हो गए, ये सब क्या है, बेजान हो गए हैं। बारिश, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है कि उससे बेजान हो चुके हैं और सभी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। और पता नहीं कहाँ से अज्ञात दिशा से पूरे आसमान में काले काले बादल पता नहीं कहाँ से क्या हो गए हैं, पूरे हर जगह से इकट्ठा हो गए हैं और सब जगह से इकट्ठा हो गए और ये कह रहे हैं कि तुम जल्दी से आ जाओ, किसी तो भी अज्ञात दिशा से आ जाओ और इतनी तेजी से बरसो कि पूरी धरती को तुम शीतल कर दो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन विकल और उन्मन थे और क्यों, तो यहाँ पर आपका उत्तर होता है, विश्व में सभी लोग व्याकुल और अनमने थे, भीषण गर्मी की तपन के कारण दुखी थे। तप्त धरा और संकेतार्थ, तप्त धरा का संकेतार्थ क्या है, मतलब गर्मी से तपती हुई धरती, और इसका संकेत किधर कह रहे हैं, दुख से पीड़ित धरती। जल का क्या संकेतार्थ हो सकता है, तो जल का यहाँ संकेतार्थ है सुख और शांति। विश्व के सारे लोग विकल और उन्मन थे, इसका आंसर होता है भीषण गर्मी के कारण व्याकुल और उन्मन थे। गर्मी का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो गर्मी से जनजीवन व्याकुल हो उठा है, परेशान हो चुका है। अब पूरी धरती, जन मानस और जितने भी प्राणी हैं, ये सभी
जानवर, पेड़, पौधे, प्रकृति सब क्या चाहती है? शीतलता चाहती है। इसीलिए सभी मिलके बारिश का आवाहन कर रहे हैं। कवि ने बादलों का आवाहन किस लिए किया है? तो यहाँ पर आंसर होता है बादलों का बरसने के लिए आवाहन किया है। अब ये समझ में आ गया। अब अट नहीं रही है कविता का सार सुनते हैं। जो अट नहीं रही है कविता है ना, ये फागुन माह की खूबसूरती का वर्णन कर रही है। जब फागुन मास आती है तो उस समय वसंत ऋतु आती है, मार्च महीने के अंत में। तो उसको ऋतुराज क्यों कहा जाता है? ऐसे ही नहीं कहा जाता। उस समय पेड़ों पर क्या होते हैं? खूब सुंदर सुंदर फूल खिलाते हैं, हरी हरी पत्तियां खिलाती हैं। वृक्षों पर की तो डालियां नजर ही नहीं आती। ऐसा लगता है कि किसी सुंदर स्त्री ने खूब सुंदर रंग की साड़ी, जो फूल के प्रिंट वाली साड़ी है, वो पहन रखी है। इतना सुंदर प्रकृति हो जाता है। हर तरफ मंद मंद हवा बहती है। क्यों? फूलों की और नई नई जो कलियां खिली हैं, उनकी खुशबू के कारण हर जगह मंद मंद हवा चलती है। और इतना सुंदर मौसम हो गया है, इतना सुंदर ऋतु आ गया है कि ये हम उस खुशी को अपने अंदर समा नहीं पा रहे हैं। और जब धीरे-धीरे जब तापमान धरती का बढ़ने लगता है तो क्या होता है? वसंत ऋतु को ही हम क्या कहते हैं? ऋतुराज कहते हैं, ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तब उस समय ऋतुराज का आगमन होता है। अब बसंत के आगमन से बाग बगीचों में सुंदर-सुंदर रंग-बिरंगे फूल खिलने लगे हैं, भीनी-भीनी खुशबू आ रही है। हर पूरी तरह से वातावरण क्या हो गया? सुंदर हो गया है। और इतनी सुंदरता अपनी अपनी छटा बिखेर रहा है कि वो समाए हमारी आंखों में समा नहीं पा रही है। वो खुशी, वो सुंदरता हमारी आंखों में अट नहीं रही है। तो इसमें, इस कविता में देखा जाए तो प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। अब प्रकृति को मानव का रूप दे दिया गया है। लगता है मानो फागुन से सांस लेने से पूरा वातावरण कैसा हो गया है? खुशबू से भर गया है। सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल हर जगह खिल गए हैं। और प्रकृति से अपने गले, ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने बड़ी सुंदर सी अपने गले में फूल और पत्तियों के हार पहन रखे हैं, हार माला पहन रखा है। पेड़ पौधों में नई नई पत्तियां आ गई हैं, आम, लीची, बोर, ठीक है, ये सारे क्या हो गए हैं? खिलना शुरू हो गए हैं। हर तरफ सुंदर हरियाली है, रंग बिरंगी तितलियां, भौरे हर तरफ नजर आ रहा है। सोचिए, हम सुनते हैं, जब बोल रहे हैं तो कितना सुंदर लगता है। और जब हम इस चीज को जो देखता है, उसको कितना सुंदर, उसकी आंखों को कितना सुंदरता, सुकून मिलता होगा। तो इस समय प्रकृति की अद्भुत छटा देखने लायक हो गई है। ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति ने किसी दुल्हन की तरह अपना श्रृंगार किया हुआ है। और उसके ऊपर से अपनी आंखों को हटाना बहुत ही एक कठिन कार्य है। और अपनी आंख, नजरें, कवि जो है वो हटाना तो चाहते हैं लेकिन वो हटा नहीं पा रहे हैं। कवि ने फागुन माह में प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन इस कविता के माध्यम से बड़ी खूबसूरती तरीके से किया है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। इसका अर्थ है कि वसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। और कवि कहते हैं कि फागुन महीने की जो आभा है, फागुन महीने की जो सुंदरता है, वो इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि फागुन मास में ऐसा लग रहा है कि प्रकृति मानो दुल्हन की तरह सज गई है। और हम अपनी आंखों को हटाना चाहते हैं। किसी नई नवेली दुल्हन जब आती है, तब उसके ऊपर उसको ना सभी लोग देखना चाहते हैं। वहां से उस किसी की नजर हटने को तैयार ही नहीं होती। वैसे ही कवि कह रहे हैं कि इतना सुंदर प्रकृति का सुंदरता, प्रकृति ने अपनी सुंदरता को बिखेरा है कि हम अपनी आंखों को हटाना चाहते हैं लेकिन हट नहीं रही। इतनी सुंदर प्रकृति सज धज गई है जैसे मानो नई नवेली दुल्हन सजी है। हर तरह वसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई नई कोपले रंग बिरंगे फूलों से लद गए हैं। और जब हवा चलती है तो सारा वातावरण कैसा हो जाता है? उन फूलों की भीनी खुशबू से महक उठता है। और ऐसा लगता है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो और सारे वातावरण को महका रहा हो।
और उस उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने उस समय का वर्णन किया है। कवि आगे कहते हैं कि ऐसा एहसास होता है जैसे तुम फागुन माह में आसमान में उड़ने के लिए क्या हो, तत्पर हो, तैयार हो और पंख फड़फड़ा रहे हो। कवि वसंत ऋतु की सुंदरता पर क्या है, मोहित है, और इसलिए वो अपनी आंखें प्रकृति पर से हटाना तो चाहते हैं मगर हटा नहीं पा रहे हैं। और ये फागुन की क्या है, यहाँ पर फागुन का जो वर्णन किया गया है वो एक मानवीकरण यहाँ पर किया गया, मानवीकरण अलंकार यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। फागुन की शोभा शोभा कैसी है, तो प्रकृति सुहानी हो उठी है, चारों ओर मादक हवाएं चल रही हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। घर घर भर देते हो में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आपका पुनरुक्ति अलंकार होता है। पुनरुक्ति अलंकार क्या होता है, जब एक ही शब्द दो बार आ जाता है ना और एक सही क्रम में आता है, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब देखो, पेड़ों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प की माल, पाट पाट शोभा श्री अट नहीं रही है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पेड़ों पर ना पत्तियां लद गई हैं, मतलब लदी पत्तों से पेड़ क्या हो गए हैं, भर गए हैं। कहीं हरी हरी पत्तियां हैं तो कहीं लाल लाल पत्तियां हैं, और कहीं पर इतना सुंदर रंग बिरंगे वहां पे फूल क्या हो गए हैं, खिल गए हैं। और हर तरफ उस कवि उस समय की कल्पना करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानव प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगे फूलों की माला पहन रखी है, फूलों की हार पहन रखी है। कवि के अनुसार प्रकृति में कैसा है, कण कण में हर जगह में प्रकृति सुंदरता बिखरी पड़ी हुई है। अब वो धरा में क्या है, एकदम समान ही रही है। और यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। फागुन मास का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर हरे पत्ते घनी संख्या में उग गए हैं, पेड़ों पर सुगंधित फूल उग गए हैं, पेड़ पौधे कैसे हो गए हैं, हरे भरे हो गए हैं। कहीं सांस लेते हो का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि श्वास लेने का पर क्या होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होता है फागुन द्वारा सांस लेने का आशय क्या है, हवाओं का चलना। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आशय स्पष्ट बताइए। तो फागुन मास में वृक्षों पौधों के पत्ते हवा से लहराते हुए फड़फड़ाने लगते हैं, मानो वे खुशी से आकाश में उड़ जाना चाहते हैं। तो ये आपका आंसर होता है ए एंड बी दोनों। फिर है, खत्म होता है हमारा आज का क्लास। आपको यहाँ इसकी वर्णन कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करके बताइए। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर के एमसीक्यू ले आऊंगी, और उसके बाद इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आप लोग के साथ ले आऊंगी। क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी मैं आप लोगों को लघु प्रश्नोत्तर के रूप में लाऊंगी, जो कि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के रूप में आएंगे, और दीर्घ प्रश्नोत्तर की सीरीज लाऊंगी जो कि आपके 5 मार्क्स के एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसकी व्याख्या अच्छी लगी तो क्लास को कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। और सी यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे अहेड।